कि कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। ठीक है, और यहाँ से हमने दो चीज़ें डिफाइन कर दिया, क्या, एक तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमने डिफाइन कर दिया दो चीज़, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो गया, दो। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो गया, दो टाइप का। ट्रिपल प्रोडक्ट कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का, एक तो हो गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है कि नहीं? अरे बताओ हाँ या ना। ठीक है, तो सिंपल क्या हो गया, ट्रिपल प्रोडक्ट दो हो गया, एक हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको एसटीपी बोलते हैं, और एक हो गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको बीटीपी बोल दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी के इसी फॉर्मेट में रहेगा, याद रखना, याद रखना, पहले ये नहीं आ सकता ब्रैकेट। और ये कैसा रहेगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के फॉर्मेट में। अब उल्टा भी हो सकता है, ब्रैकेट एसोसिएट अलग अलग हो सकता है, डजन मैटर। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में यहाँ तक आया कि नहीं, इस तरह से समझ में आ गया। ठीक है, मतलब रिमेनिंग जितनी भी पॉसिबिलिटीज है ब्रैकेट के साथ या विदाउट ब्रैकेट, या तो वो इनवैलिड होगा, या वो जितने भी प्रोडक्ट हमने टोटल चार प्रोडक्ट डिफाइन किया, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल, इसी चार प्रोडक्ट से सारे के सारे केस सॉल्व हो जाएगा। समझ में आता है कि नहीं आई? ठीक है, ओके ओके। देखो एक बात ध्यान रखना, ठीक है, कि जितना एग्जाम में सिलेबस करना इंपॉर्टेंट है, उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में परफॉर्मेंस लाना। सही बात है कि गलत बात है, बताओ? कि आपका सिलेबस हो गया और यदि आप परफॉर्मेंस नहीं ला पाए एग्जाम में, और कोई बच्चा ऐसा है, मान लो कि तुम आपने क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस 30, मतलब आपका सिलेबस 70% तैयार है, और आपने इस 70% में 30% ही परफॉर्मेंस ले पाए, मतलब परफॉर्मेंस वाला आउटपुट ले पाए। किसी बच्चा का 40% सिलेबस तैयार है, और यदि उसने 40% परफॉर्मेंस लिया, तो ये बच्चा ज़्यादा सही है ना आपसे, समझ रहे हो? ठीक है, तो इस बात को समझना कि परफॉर्मेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और परफॉर्मेंस सिर्फ सिलेबस करने पर ही डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपकी परफॉर्मेंस आ जाएगा, नॉट नेसेसरी। समझ गए? तो कैसे परफॉर्मेंस आएगा, क्वेश्चन ये उठता है कि एग्जाम में कैसे परफॉर्मेंस आएगा। तो कैसे परफॉर्मेंस आएगा, कोई बताओगे? कोई बताओगे? पहला तो सही बात है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस जो है स्मार्ट तरीके से करना। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो आपको स्मार्ट वर्क करना, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है, तो आपको स्मार्ट वर्क करनी पड़ेगी। और स्मार्ट वर्क कैसे होता है कि ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि क्वेश्चन को स्मार्टली करो। स्मार्टली करने का मतलब जैसे दो तीन एग्जांपल देता हूँ, ऑल दो सबके लिए अपना अपना तरीका होता है स्मार्ट वर्क करने का। जैसे एक दो एग्जांपल बताऊं, कि जैसे जो क्वेश्चन बहुत लगे कि ये क्वेश्चन तो मेरे से हो जाएगा, तब उसके पीछे जाने की क्या ज़रूरत है कि नहीं? उसको पूरा सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। सारे के सारे स्टेप लिखने की क्या ज़रूरत है? बहुत सारा कैलकुलेशन दिमाग में कर लो तो आपका टाइम कम लगेगा। दूसरी बात, तीसरी बात, कि क्या बोलते हैं, एकदम फिक्स टाइम में करो, कि आधे घंटे, 1 घंटे का टाइम फिक्स करो, और आधे घंटे में 30 क्वेश्चन होता है, 30 क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, और देखो कितने क्वेश्चन होता है। चौथी बात, कि सॉल्यूशन आप देख सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन देखते वक्त में ये बात ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन को समझना मत, सॉल्यूशन को इफ एंड बट करके उसको, जैसे देखो मेरे सॉल्यूशन बताने में और बुक में सॉल्यूशन देखने में क्या डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस होता है कि जब मैं बताता हूँ तो इफ एंड बट करके बताता हूँ, ताकि आपको कनेक्शन दिख जाता है कि भाई मैंने कैसे कनेक्ट किया चीज़ों को, है कि नहीं? बट बुक में क्या होता है कि कनेक्शन नहीं दिखता है, आप समझ जाते हो बस। तो समझना मत, उसका कनेक्शन ढूंढना कि आप कैसे क्यों नहीं कनेक्ट कर पाए, और ये बुक में कैसे कनेक्ट, बुक में मतलब ये सोल्यूशन कैसे कनेक्ट किया है। ये कनेक्शन आप सीख गए सोल्यूशन देख के, तो मेरा बताना और सोल्यूशन देखना दोनों बात बराबर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। मैं भी तो आपको सोल्यूशन ही बता रहा हूँ ना जी। तो मेरे बताने में और सोल्यूशन देखने में डिफरेंस क्या होता है? कनेक्शन का। ठीक है, कि मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि देखो ये क्वेश्चन
फिर से पॉज हो गया क्या स्क्रीन? ओके, लगता है उसी में गड़बड़ है। ठीक है, तो मेरे मेरे में और मेरे टीचर को सोल्यूशन बताने में और सोल्यूशन देखने में, समझने, तो सोल्यूशन आप लोग क्या करते हैं, जो सोल्यूशन को समझता है ना वो गलत है कि सोल्यूशन को समझ ले। सोल्यूशन को समझना नहीं होता है, सोल्यूशन को क्या करना होता है, कनेक्शन देखना कि ये सोल्यूशन का कनेक्शन कैसे हो रखा है। समझ गए? क्योंकि आपको मान लो कि किसी को 10 में से 4 ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो 6 क्वेश्चन आपको कहीं से देखना पड़ेगा ना जी। देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा, बताओ। अब 6 क्वेश्चन यदि टीचर से पूछने आओगे, मेरे से पूछने जाओगे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट इज, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप सोल्यूशन देखो, लेकिन सोल्यूशन देखने के बाद उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो कि इसने कैसे कनेक्ट किया, और जब आप सोच रही थी तो आप क्यों नहीं कनेक्ट कर पाई। ठीक है, और इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, और ऑब्वियस सी बात है जितना प्रैक्टिस होगा बेनिफिट इतना होगा। जितना क्वेश्चन आपके सामने से निकलेगा उतना बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि आपने नोटिस किया कि भाई चाहे जे मेन हो चाहे जे एडवांस हो, क्वेश्चन रिपीट होता है कि नहीं होता है? क्वेश्चन रिपीट होता है, और कंसेप्ट तो गारंटी रिपीट होता है, कंसेप्ट तो हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, तुम नोटिस करना कोई भी एग्जाम में कंसेप्ट रिपीट होता है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर का जेई मेंस और प्रीवियस ईयर का जे एडवांस तरीके से सॉल्व करना। यदि आपने सही तरीके से यही सॉल्व कर लिया ना, आप सोच, जस्ट इमेजिन करो कितने क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत लोग ये बोलेगा आपको कि भाई प्रीवियस ईयर में तो बहुत इजी भी क्वेश्चन आता है तो उसको प्रैक्टिस करें, तो वही मैं बता रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन आता है उसको स्किप करो, उसके स्किप करना सीखो। देख लिया ये तो हो जाएगा, स्किप कर दो। लेकिन स्किप करते हुए कॉन्फिडेंस में इतना होना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। और यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको वो भी क्वेश्चन करना पड़ेगा ना जी। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के टाइम पे दिमाग को शांत रखना। कभी भी होता क्या है कि आप लोग पहले ही आधे दिमाग से क्वेश्चन करते हो। क्यों आधे दिमाग से क्वेश्चन करते हो पता है? क्यों आधे दिमाग से क्वेश्चन करते हो बताओ? कोई भी क्वेश्चन आधे दिमाग से क्यों करते हो? अरे बताओ क्यों करते हो? क्यों? क्योंकि आप पहले ही डर जाते हो। जब पहले ही डर जाते हो तो ओबियस बात है, जब डर जाते हो तो आपका दिमाग आधा काम करना, आधा क्या, जितना परसेंटेज डर हुआ है उतना दिमाग काम करना बंद कर देगा, फिर रिमेनिंग उतने ही दिमाग से काम होगा। सही बात बोल रहा हूँ कि गलत बात बोल रहा हूँ? सही बात बोल रहा हूँ? समझ में आया कि नहीं आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? अरे समझ में आया कि नहीं आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो? अच्छा, ये कनेक्ट नहीं हुआ क्या? अरे ये बात समझ में आया, क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप डर डर के मत करो। क्वेश्चन क्या होगा, वर्ष से वर्ष नहीं होगा ना क्वेश्चन, लेकिन पूरा दिमाग तो लगना चाहिए ना क्वेश्चन पे। आप 100% एफर्ट नहीं लगाए और तब क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है, और किसी ने 50% ही एफर्ट लगाया तब क्वेश्चन नहीं हुआ, तो बताओ, तो आप तो गलत, फिर तो गड़बड़ है ना। तो इसीलिए डरो मत क्वेश्चन से, ना तो टेस्ट पेपर से डरो ना टेस्ट पेपर, एकदम जो है दो एग्जाम, एकदम डर को साइड में रख के फिर लड़ो, तभी जाकर के भाई आधा डर, एक आधा डर मतलब मतलब एक रामायण में था ना एक बाली, जो किसी से लड़ता था तो उसका आधा दम उसमें आ जाता था, आधा बल उसका उसमें आ जाता था। ठीक है, मतलब तो ये वाली यही चीज आप लोगों के साथ होता है कि आपका आधा जो है ना दम तो वो क्वेश्चन ही ले लेता है, फिर आधे दम से आप करते हो, मतलब आधे एफर्ट के साथ करते हो, तो आधे एफर्ट के साथ करते हो तो इसीलिए गड़बड़ होता है। आप फुल एफर्ट लगाओ, मतलब टारगेट रखो कि यदि मेरा 50% सिलेबस कंप्लीट है ना, तो 50% मार्क्स आ गया, तो जैसे इमेजिन करके देखो तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी कि नहीं होगी? तो इतना दिमाग लगाओ कि आपका जितना परसेंट सिलेबस हो रखा है उसमें परफॉर्मेंस नहीं, और कभी भी कोई भी इंसान का, कोई टॉपर भी होगा ना किसी भी साल का, उससे जाके पूछो कितना परसेंट तैयारी था, तो वो बोल सकता है 100% मेरी तैयारी था। बोल सकता है क्या? कोई नहीं बोल सकता है, नो एनीबॉडी। ठीक है, इसीलिए किसी का 100% तैयारी नहीं होता है, सबका 70 80 90 इतना ही होता है तैयारी। ठीक है, मैक्सिमम 90 तक जाता है। उसी 90 में परफॉर्मेंस जो ले आता है 90%, वही टॉपर बनता है। जो परफॉर्मेंस 90% नहीं लाता है, 90% सिलेबस करने के बाद भी से 90% परफॉर्मेंस लाता है, वो गड़बड़ है। ठीक है, तो जितने आपको आता है ना उसमें परफॉर्मेंस 100% रहना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका डर वर खत्म होना चाहिए, एकदम फ्री माइंड से जाके एग्जाम देना है।
समझ गए? डर नहीं रखना, किसी भी तरह का कोई डर पालना ही नहीं है दुनिया में, किसी काम से मत डरो, मतलब किसी चीज से मत डरो, बस एक काम से डरना है कि गलत काम कभी नहीं करना है, उस काम से डरो, उस चीज से डरो। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ तीन वेक्टर ऑफ थ्री वेक्टर एसटीपी ऑफ थ्री वेक्टर, एसटीपी ऑफ थ्री वेक्टर इज डिफाइंड एज, एसटीपी ऑफ थ्री वेक्टर इज डिफाइंड एज, ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? ए क्रॉस, अच्छा मुझे उतना ऊपर तो लिखना ही नहीं था यार, मैं इसको भी मिटा दिया। दिखा तो दे रहा है, लेकिन मैं फिर नीचे लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ओके, एसटीपी क्या कैसे होगा? ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, कि ए डॉट बी क्रॉस सी होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, समझ गए? अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, अब इसको मैं देखूं तो इसको डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान से देखो कि मान लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा मान लेता हूं ऐसे, इसमें अच्छी तरह से दिख जाएगा आपको। ओके, देखो मान लेता हूँ, ठीक है, ये तीन वेक्टर, ठीक है, अब तीन वेक्टर, यदि तीन वेक्टर गिवन है तो हमेशा हम पैरेललोपैरेलल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? ये फैक्ट है कि भाई तीन वेक्टर का किधर भी ओरिएंटेशन रहे हम हमेशा पैरेललोपैरेलल बना सकते हैं, किधर भी ओरिएंटेशन रहे डजन। यदि तीन यूनिक वेक्टर मेरे को गिवन है तो हमेशा एक पैरेललोपैरेलल बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ ना जी? सही बात है कि नहीं? कि कंफ्यूजन है इस बात में किसी को? नहीं है ना? मान लेता हूँ ये तीन वेक्टर है, देखो कहीं पर भी किसी भी ओरिएंटेशन में तीन वेक्टर गिवन है, याद रखना है 3D, ठीक है, तो आराम से तुम बना सकते हो, ठीक है, मतलब छोड़ो मेरे से बनेगा नहीं, मान लेना, ठीक है, मेरा ड्राइंग बहुत खराब है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? ये मान लेता हूँ पैरेललोपैरेलल है, ठीक है। अब तुम नोटिस करके देखो, ठीक है, कि यार ये दिख नहीं रहा है लेकिन मान लेना, मैं पता नहीं मैं बनाता हूँ तो मेरे से गड़बड़ क्यों हो जाता है, इतना कोशिश करता हूँ फिर भी मैं गड़बड़ बना देता हूँ, मतलब मेरा फोकस इसका मतलब नहीं रहता है वहाँ। मतलब जितना बड़ा ये बनाए उतना ही बड़ा ये बनाना पड़ेगा तभी इक्वल आएगा, है कि नहीं? ठीक है, मान लेना यार नीचे फिर से नहीं होना। ओके ठीक है, डोंट वरी, तुम मान लेना नीचे पैरेललोग्राम है, पैरेललोपैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये सी है तो ये सी बनेगा ही, और ये बी है तो ये बी बनेगा, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा ही नीचे में। अब तुम मुझे बताओ, ठीक है, कि यदि मैं बी क्रॉस सी करूंगा तो बी क्रॉस सी आपको क्या देगा? बी सी साइन, और मान लेता हूँ इसके बीच का एंगल बीटा है तो ये बी सी साइन बीटा देगा कि नहीं देगा? बताओ हाँ या नो? बी सी साइन बीटा देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल बी सी साइन बीटा देगा। अब बी सी साइन बीटा देगा क्योंकि मेरे पास, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो मेरे पास एक एन वेक्टर और आएगा, तो इसका मतलब एक एन वेक्टर और ये निकाल के देगा, ठीक है, और वो एन वेक्टर ये बी सी के, बी सी पर क्या रहेगा? हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ये एन वेक्टर जो एन कैप है वो हमेशा क्या रहेगा? बी सी पर परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा? एन कैप जो है बीसी पर क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ओके। तो एन कैप क्या होगा? बीसी पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या हो गया? बीसी साइन बीटा इंटू एन कैप। अब देखो कि ये जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर अब इस एन, अब देखो ए वेक्टर के साथ ये डॉट में था, ए वेक्टर के साथ ये कंप्लीट डॉट में था कि नहीं? ऐसा था स्टोरी, था कि नहीं था? तो अब तुम नोटिस करके देखो कि ये जो बी सी साइन बीटा है, बी सी साइन बीटा है, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, तो इस स्केलर क्वांटिटी को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी बाहर निकाल सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट से भी बाहर निकाल सकते हैं, ये हम बता चुके हैं, है कि नहीं? तो इस पूरे को यदि मैं बाहर निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? बी सी साइन बीटा, और ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट एन कैप वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट एन कैप वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं?
अब यदि मैं इसके बीच के एंगल अल्फा मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी साइन बीटा इंटू ए कॉस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। तो यही क्या हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू। हो गया कि नहीं हो गया, बताओ हाँ या ना, हो गया, समझ में आया यहाँ तक। तो भाई जिस तरह से हमने क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफाइन किया था, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, डॉट प्रोडक्ट में हमने डिफाइन किया था ए बी साइन ए बी कॉस थीटा, वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट में हमने क्या डिफाइन किया, वेक्टर प्रोडक्ट में हमने क्या डिफाइन किया, ए बी सी साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ए बी सी साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, समझ में आया, सबको आया समझ में, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। तो ये ए बी सी साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। अब ये होने के बाद, ठीक है, ये होने के बाद अब जिस तरह से ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था हमने डॉट प्रोडक्ट का, तो डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था जी, डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, प्रोजेक्शन निकालना। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, नहीं भाई, किसी ने बोली कि एंगल निकालना, वो हमने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट ये है, वो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक ही चीज़ होता है कि उसका प्रोजेक्शन, हाँ उसका यूज करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछेगा तो एक ही बात बताओगे, कौन सी बात बताओगे, प्रोजेक्शन निकालना, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट का पैरेललोग्राम का एरिया निकालना। वैसे ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है उसको अब देखते हैं, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ कि जब मैंने ए बी सी मतलब बी सी साइन बीटा लिखा, देखो ध्यान से, बी सी साइन बीटा लिखा, तो बी सी साइन बीटा एक्चुअल में ये क्या है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है कि नहीं, जो नीचे वाला बेस है उस बेस का एरिया है कि नहीं, बताओ हाँ या ना, उस बेस का एरिया है कि नहीं, बिल्कुल है। अब देखो ये जो हमारा ए वेक्टर है, ये जो हमारा ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का यदि मैं प्रोजेक्शन लूंगा, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लूंगा, ठीक है, इस पर, और इस डिस्टेंस को मैं देखूंगा, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा जरा बताओ, ये डिस्टेंस कितना आएगा, कितना आएगा, ए वेक्टर कॉस अल्फा आएगा, और यदि, ठीक है, ये ए कॉस अल्फा आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अब तुम नोटिस करके देखो कि यहां से यदि मैं इसको ड्रॉ करूंगा और इसको लिखूंगा ऐसे, तो ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, तो ये ए कॉस अल्फा कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में इस पैरेललोपैप्ड का हाइट है कि नहीं, देखो बेस से लेकर के इस कोने तक का है, तो इसका हाइट है कि नहीं, तो इसका मतलब ए कॉस अल्फा, ठीक है, डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ ए कॉस अल्फा कुछ नहीं है, हाइट है किसका, हाइट ऑफ पैरेललोपैप्ड, पैरेललोपैप्ड। तो हमें पता है कि यदि हम एरिया को और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। तो इसका मतलब ये कुछ नहीं है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैप्ड। समझ में आया कि नहीं, ये कुछ नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैप्ड। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैप्ड। समझ गए यहाँ तक। तो इसका मतलब कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, किसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या देता है एक्चुअल में, किस, वॉल्यूम, पैरेललोपैप्ड का वॉल्यूम देता है। समझ में बात है कि नहीं, ठीक है। और कैसे देता है ये बात क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े क्या, ठीक है। तो स्क्रीन ब्लर हो गई, जिसका ब्लर हो गया तो मतलब उसका नेटवर्क इशू है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दो बातें समझ में आ गई। पहली बात क्या समझ में आ गई, तीन बातें मैं अभी तक बता दिया हूँ। पहली बात क्या बता दिया हूँ कि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे बना है, ठीक है, किस तरह से डिफाइन हुआ ये बताया। फिर मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन किया जो कि किसके बराबर होगा, ए बी सी साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, जहां पर बीटा किसके बीच का एंगल है और अल्फा किसके बीच का एंगल है, समझ में आ गया। बीटा जो है बी और सी वेक्टर के बीच का एंगल है, यानी जिस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उस दो वेक्टर के बीच का एंगल है।
और अल्फा किसके बीच का एंगल है कि बी क्रॉस सी के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके बीच का। तो यहां पर लिख लो कि हेयर हेयर बीटा इज एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है जी, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, है कि नहीं, एंड अल्फा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर, है कि नहीं, इसके बीच का एंगल है बताओ हाँ है ना, इसके बीच का एंगल है, बताओ हाँ है ना, ठीक है। ठीक है, समझ में यहां तक आ गया सबको, हेलो, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गया। अब देखो समझ में, रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो तीसरी मतलब नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड डिनोशन है कि एक अलग तरीके से हम डिनोट करते हैं। वो अलग तरीका क्या है डिनोट करने का, वो क्या है कि इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बी सी लिख देते हैं, ठीक है। मतलब कि कहीं पर जब मैं ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। मतलब ये दोनों वेक्टर क्या दिखाता है कि ये क्रॉस वाला वेक्टर है और ये वेक्टर क्या दिखाता है डॉट। यदि कहीं पर ऐसा भी लिखा रहेगा क्या ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ये भी एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है, सी वेक्टर यहाँ होगा, ए वेक्टर यहाँ होगा, बी वेक्टर यहाँ होगा। समझ में आता है कि नहीं। मतलब जो लास्ट का दो वेक्टर होता है, लास्ट का जो दो वेक्टर होता है, वो लास्ट का दो वेक्टर क्या होता है, वो एक्चुअल में क्रॉस देता है और फिर इसके साथ डॉट देता है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, ठीक है। तो इसके साथ ये डॉट देता है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ हाँ या ना, ठीक है। तो ये रोटेशन होता है किसका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अब ये बात क्लियर हो गया। अब ये बात क्लियर होने के बाद अब नेक्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि मान लेता हूं कि मेरे पास तीन वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर गिवन है। मान लेता हूं ए वेक्टर क्या गिवन है, ए वेक्टर गिवन है ए आई कैप ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और बी वेक्टर गिवन है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। सी वेक्टर क्या गिवन है सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। सपोज ये तीन वेक्टर हमें गिवन है, सपोज ये तीन वेक्टर हमें गिवन है और इस तीन वेक्टर का, ठीक है, हमें एस टी पी करना है ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, इस तीन वेक्टर का ए डॉट बी क्रॉस सी करना है। तो ऑब्वियस सी बात है हम कर सकते हैं भाई, पहले बी क्रॉस सी निकालो। बी क्रॉस सी निकालते कैसे, सबको पता है ये बात, बी क्रॉस सी कैसे निकालते हैं ये बात सबको पता है, ठीक है। और फिर उसका डॉट निकालोगे तो एक रिजल्ट आएगा, आएगा कि नहीं, एक रिजल्ट, और वो रिजल्ट क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो वो रिजल्ट एक्चुअल में इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करोगे तो भी वो रिजल्ट सेम ही आएगा, दोनों रिजल्ट क्या आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, या तुम पहले बी क्रॉस सी करो, बी क्रॉस सी करो और फिर उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका ए के साथ डॉट लो। तो यदि आपने ये किया, ठीक है, तो ये भी क्या आएगा हमेशा एक, ये भी क्या आएगा हमेशा एक डिटर्मिनेंट, ये भी एक वैल्यू आएगी स्केलर वैल्यू, वो स्केलर क्वांटिटी इस डिटर्मिनेंट के बराबर आएगी। अब ये प्रूव करने का तो मतलब नहीं है कि करके मैं दिखाने जाऊं, है कि नहीं, कोई मतलब है, ठीक है। तो ये तो अंडरस्टूड है, इसको समझ लेना, ठीक है, मतलब याद रखना, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से सारा चीज कनेक्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बेसिक थिंग। यहां तक में किसी कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने पे अब देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, क्या है कि इसको यहीं रहने दो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो इसको यहीं रहने दो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, देखो कि मान के चलो फर्स्ट पॉइंट कि ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा मैंने, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा और इधर मैं लिख दिया ए क्रॉस बी डॉट सी,
ठीक है, ये लिखा। तो ये दोनों बराबर आएगा कि नहीं आएगा, सोच कर बताओ। ये दोनों इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। ये दोनों इक्वल आएगा। देखो कैसे इक्वल आएगा, सोच के देखो कि, हाँ सोच के देखो कि ए डॉट बी क्रॉस सी तो हमेशा ये वाला डिटर्मिनेंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। और जब ए क्रॉस बी करूंगा तो ए क्रॉस बी डॉट सी करूंगा तो सी कहाँ आ जाएगा, C1 C2 C2 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ कौन आ जाएगा, A1 A2 A3। और यहाँ कौन आ जाएगा, B1 B2 B3। इस वाले का ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, आएगा, आएगा ये। अब यदि ये वाला आएगा, इस वाले को मुझे यहाँ लेके जाना है तो माइनस साइन आएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा। अब फिर ए वाले को यहाँ लेके जाऊंगा और सी वाले को यहाँ, तो फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो ये आपस में इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। तो क्या पता लगा, क्या पता लगा कि डॉट के पास मैंने अब क्या लिख दिया, क्रॉस, और क्रॉस के पास क्या लिख दिया, डॉट। तो ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वैलिड है, ये वैलिड है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो है ना। अभी तुम नोटिस करके देखो कि हमने क्रॉस को और डॉट को एक्सचेंज कर दिया, ठीक है, या ठीक है, जैसे क्रॉस और डॉट को एक्सचेंज कर दिया, पहले बी और सी के बीच में था, अब ए और बी के बीच में, तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ना है, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन में करना हो तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। समझ गए, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि इफ वी फॉलो साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है, इफ यू फॉलो साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है, मतलब कि यदि ए बी सी है इक्वल टू बी सी ए है इक्वल टू सी ए बी है, ये साइक्लिक ऑर्डर होता है भाई, ऐसे ही साइकिल बनता है ना, ए बी सी। तो यदि ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करोगे तो हमेशा ये सारा का सारा वैल्यू क्या है, इक्वल। और ऐसे भी सोच के देखो कि ये किसका वॉल्यूम देगा, किसका वॉल्यूम देगा, जिसका साइड ए बी सी है। ये भी किसका वॉल्यूम देगा, पैरेललोपैड जिसका, ये भी किसका वॉल्यूम देगा, जिसका पैरेललोपैड। तो ये हमेशा क्या देगा, ऑब्वियस सी बात है, इक्वल रहेगा, ठीक है। बट क्या बोलते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में माइनस प्लस का साइन आ सकता है। तो माइनस प्लस का साइन कब आएगा, ठीक है जी, इसको देखो, ये देखो ध्यान से, ये इक्वल आएगा कि नहीं। अभी मैंने करके दिखाया था कि ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ए क्रॉस बी डॉट सी वाला ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना जी, ये दोनों सेम चीज है, अरे है ना। तो ये दोनों सेम चीज है, दोनों इक्वल है। और तुम नोटिस करके देखो बी सी ए जब मैं लिखूंगा तो सोच करके देखो कि यदि मैं बी सी ए लिखूंगा, बी सी ए, तो सी ए, तो सी कहाँ आएगा, यहाँ पर सी आएगा, देखो यहाँ पर सी आएगा, और यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी आएगा, तब तो ये बी सी ए आएगा, है, हेलो। अब देखो बी को यहाँ पर लाओगे और सी को यहाँ पर लाओगे तो एक माइनस साइन, और यहाँ ए रहेगा। अब फिर ए सी को करोगे तो ए बी सी आएगा, और एक और माइनस साइन, तो प्लस आ गया। तो बराबर है कि नहीं, ये सारा इक्वल है कि नहीं है कि नहीं। तो यदि साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करके लिखोगे तो हमेशा इसका वैल्यू इक्वल आएगा। अब इक्वल कब नहीं आएगा, यदि साइक्लिक ऑर्डर तोड़ोगे, कोई भी साइक्लिक ऑर्डर तोड़ोगे, तो साइक्लिक ऑर्डर तोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी, जैसे साइक्लिक ऑर्डर तोड़ दिया और यहाँ ये इसी के बराबर मैं लिख रहा हूँ, बराबर, ठीक है, ये लिखा मैंने माइनस बी सी ए नहीं बी ए सी, साइक्लिक ऑर्डर तोड़ दिया ना, साइक्लिक ऑर्डर तोड़ दिया, ठीक है। जैसे बी ए सी लिख दो, बी ए सी लिख दो, या ए सी बी लिख दो, ये भी साइक्लिक ऑर्डर टूट गया। और यदि मुझे इसके बराबर करना है, इन सब के बराबर, तो इसमें एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तब ये बराबर आ गया। सोच के देखो कैसे, बी ए सी लिखा, ठीक है, बी ए सी लिखिए आप, तो बी ए सी में क्या होगा, ए सी नीचे है, ए सी नीचे है, बी ऊपर है, बी ए सी में ए सी ऐसे, बी ए सी ऐसे आएगा ना, बी वन बी टू बी थ्री, समझ में आया, अरे आएगा ना। अब तुम इसको यदि इसके बराबर करोगे तो एक ही बार करना पड़ेगा ना, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ से, तो माइनस साइन आया कि नहीं आया, तो एक माइनस साइन लगेगा तभी तो इसके बराबर होगा, है कि नहीं। सिमिलरली इसमें भी तुम देखो ए सी बी है, तो ए सी बी है, तो ए सी बी, तो सी बी है, तो सी यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया, ए यहाँ लिख दिया, तो ए सी बी हो गया। तो बी को और सी को इंटरचेंज करोगे तो एक ही माइनस साइन लगेगा। तो इसका मतलब यदि इसके बराबर करना है तो इसमें एक साइन माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लाना है, माइनस दो लाना है, माइनस, ये बात सबको पता है, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज पता है कि रो चेंज होता है तो क्या बनता है, माइनस साइन, रो कॉलम चेंज होता है तो नो चेंज। तो इससे हम बता सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, ये बात समझ में आया।
क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हो गया? ठीक, छोटी छोटी बातें थी ये, ठीक है, और ओबियस पॉइंट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है समझ सोचने वाला, ठीक है, और सोच के देखो, छोटी सी बात, चलो लिख लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो कि मान के चलो कि यहाँ पर के के ए, मतलब ए में के से मल्टीप्लाई कर दिया, बी मल्टीप्लाई कर दिया सी, तो ये एक्चुअल में के ए बी सी के बराबर होगा कि नहीं, बताओ हाँ या ना? क्योंकि पहले वाले जो रो होगा उसमें के मल्टीप्लाई होगा, उसको कॉमन ले लो, फिर ए बी सी लिख दो, बात बराबर है। सही बात है कि गलत बात? सही बात है, ठीक है। और यदि कहीं पर ऐसे लिखा रहे, कैसा कि ए बी प्लस, मतलब ऐसे लिखा रहे ए वेक्टर बी वेक्टर और यहाँ सी प्लस डी वेक्टर है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर, लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे? बताओ है ना? ठीक है, याद करो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात? समझ में आया कि नहीं ये बात? जल्दी बोलो हाँ है ना? समझ में आई ये बात? ठीक, तो ये हो गया, अब ये प्रॉपर्टी हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि यदि ए बी सी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाए, हाँ बोलो जी, बोलो। कौन से में जी? ए बी सी डी लिखा हो ना, और ये ए बी डी है, ए बी ए कहाँ है? कोई बात नहीं, ठीक है। अब मान के चलो तीन का प्रोडक्ट यदि जीरो है, मतलब सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सपोज जीरो है, यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यदि जीरो के बराबर होगा तो यहाँ से क्या क्या इम्प्लाई हो सकता है? यहाँ से क्या क्या इम्प्लाई हो सकता है? या और भी कुछ? चलो देखो ध्यान से, यहाँ से क्या क्या इम्प्लाई हो सकता है? हाँ, यहाँ से क्या क्या हो सकता है, यहाँ से इम्प्लाई, पहला पॉइंट यहाँ से क्या इम्प्लाई हो सकता है कि इधर वन ऑफ ए, इधर एटलीस्ट वन ऑफ लिख दो, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी आर नल वेक्टर। सही बात है कि नहीं? यदि इसमें से कोई भी एक नल वेक्टर हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। सही बात है। सेकेंड क्या इम्प्लाई हो सकता है कि सेकेंड क्या इम्प्लाई हो सकता है कि टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोई भी दो वेक्टर यदि कोलिनियर हो जाएगा तो भी ये जीरो हो जाएगा। और थर्ड क्या इम्प्लाई हो जाएगा कि वेक्टर्स आर कोप्लेनर। बताओ समझ में आ गया कि समझाऊं सारा? जल्दी बोलो, समझ में आ गया कि समझाऊं सारा? समझ में आ गया कि समझाना है मुझे? जल्दी बोलो। चलो ठीक है, देखो फर्स्ट वाला तो समझाने की जरूरत नहीं, ओबियस है। फर्स्ट वाला तो ओबियस है, बताओ है ना? अरे फर्स्ट वाला तो ओबियस है ना? ठीक, सेकेंड वाला देखो ध्यान से। सेकेंड वाला कैसे होगा कि मान के चलो दो वेक्टर था मेरा ठीक है, दो वेक्टर था मेरा, और ये दो वेक्टर जो था ये आपस में, देखो ये मेरा ये ओरिजिन है, मान लो ये ए वेक्टर मान लेता हूँ, ये बी वेक्टर मान, सी वेक्टर मान लेता हूँ, ये बी वेक्टर। अब ये जो बी और सी वेक्टर है, ठीक है, बी और सी, तो बी सी साइन बीटा होता था कि नहीं? अरे है कि नहीं? बी सी साइन बीटा होता था। तो यदि ये जीरो हो गया, मतलब देखो जब हम लिखते थे तो ए बी सी साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, यही होता था सारा मिला के, होता था ना जी? अब देखो कि यदि ये टर्म पूरा जीरो हो गया, ये टर्म पूरा जीरो हो गया, और ये जीरो कब हो सकता है? या तो बी सी में से कोई एक जीरो हो जाए, वो तो केस पे फर्स्ट में आ गया। यदि ये बीटा बराबर जीरो आ गया, बीटा बराबर जीरो आ गया, तब भी तो ये जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? और यदि बीटा बराबर जीरो आ गया तो इसका मतलब बी और सी वेक्टर ये आपस में क्या है?
कोलिनियर है या तो अपोजिट साइड में या कुछ भी कोलिनियर है, तभी तो ये 0 डिग्री बना रहा है, तभी तो ये 0 हो जाएगा। समझ बात है। और ऑब्वियस बात है कि तुम सोच के देखो कि इसका वॉल्यूम यदि 0 होगा तो ये आपस में सारा, हाँ पॉज हो गया क्या? आज क्यों प्रॉब्लम आ रहा है ये बात